हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं चरण और आप देख रहे हैं ब्लडी मून चैनल। आज हम देखेंगे 1972 की एक साईफाई हॉरर फिल्म हॉरर एक्सप्रेस का ब्रेकडाउन। इसको डायरेक्ट किया था यूजीनियो मार्टिन ने। इसमें लीड एक्टर्स हैं क्रिस्टोफर ली, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, और साथ ही हैं पीटर कुशिंग। ये दोनों 1958 वाली ड्रैकुला मूवी में ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग का रोल प्ले कर चुके हैं। यही नहीं, इन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत हॉरर बनाया है। खैर, फ्यूचर में मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। खैर, अब चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। फिल्म शुरू होती है एक ट्रेन के साथ और फिर हमें एक चमकती चीज को दिखाया जाता है, और ऐसा तब तक चलता है जब तक टाइटल क्रेडिट्स खत्म नहीं होते। खैर, अभी साल है 1906। क्रिस्टोफर ली का कैरेक्टर, जिसका नाम है प्रोफेसर सैक्सटन, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो अपनी एक एक्सकेवेशन टीम के साथ चाइना के मंचूरिया में अपनी खोज पर निकला है। साथ ही वो हमें कुछ बता भी रहा है कि इस एक्सपेडिशन का लीडर होने के नाते उसके इस खोज से जो भी हादसा हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। खैर, उनको मंचूरिया की गुफा में एक आदि मानव का जमा हुआ शरीर मिलता है, जो कम से कम 2 मिलियन साल पुराना था। इससे प्रोफेसर को अपने रिसर्च में बहुत हेल्प मिलेगी। ह्यूमन एवोल्यूशन की कई कड़ियां वो जोड़ पाएगा। उसके मन में तो चल रहा था कि अब इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस आदि मानव को हम शॉर्ट में बुलाएंगे आदि। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोफेसर अपने साथ उस आदि मानव के रिमेन्स को शंघाई ले आता है, जहां स्टेशन के पास उसे मिलता है डॉक्टर वेल्स, प्रोफेसर का फ्रेंडली कंपेटिटर। उसके साथ उसकी कलीग मिसेस जोन्स भी थी, जो कि वेल्स को बैक्टीरियोलॉजी में असिस्ट करती हैं। बाहर आदि के क्रेट पे एक चोर की नजर पड़ गई थी। वहां देख रेख के लिए खड़े बंदे को उसने बातों में उलझाकर दूर भेजा और क्रेट का ताला तोड़ दिया। जब वो बंदा वापस लौटा तो उसने देखा कि क्रेट खुला पड़ा है और साइड में उस चोर की लाश प्रॉपरली ढक कर पड़ी हुई है, और चोर की आंखें पूरी वाइट हो चुकी थी। इससे पूरे स्टेशन में मातम छा गया। तभी वहां मीरोव नाम का इंस्पेक्टर आया, और आते ही उसने कहा कि अच्छा हुआ मर गया साला चोर। वहां पुजारदोव नाम का फादर भी था, जिसने कहा कि एक अंधा आदमी चोरी कैसे कर सकता है, और उसकी आंखें देखकर मीरोव भी हैरान था। फादर के मुताबिक ये काम डेविल का है, जो कि इस क्रेट में है। तभी प्रोफेसर वहां पहुंचा तो मीरोव ने पूछा इस क्रेट में क्या है। प्रोफेसर ने कहा इसमें सिर्फ फॉसिल है, जो किसी चोर के कोई काम नहीं आएगा। तभी फादर कहता है कि जहां गॉड होते हैं वहां हमेशा क्रॉस की जगह होती है, जैसे कि ये पत्थर की जमीन, लेकिन जहां शैतान होता है वहां क्रॉस की कोई जगह नहीं होती। प्रोफेसर ने उसके इस बात को सिरे से नकार दिया। फिर इंस्पेक्टर के बंदों ने उस क्रेट को उठाकर ट्रेन में रख दिया। प्रोफेसर ने एक बार उसे खोल कर देखा तो उसमें आदि सही सलामत पड़ा हुआ था। इतने बड़े क्रेट को देखकर वेल्स के मन में भी सवाल आ रहा था कि आखिर इसमें है क्या। वहां एक लेडी काउंटेस आइरीना आई, जिसने बैगेज मैन को कुछ सामान देकर कहा इसे सेफ में रख दो। उसकी डॉग अलिंका वहां बहुत छटपटा रही थी। इससे पहले कि वो ये कहती कि अलिंका क्रेट में रखे सामान से विचलित हो रही है, प्रोफेसर उसे वहां से ले गया। रास्ते में उसे चेस की एक पीस मिली, जिसे उठाकर उसने पास वाले कंपार्टमेंट में बैठे बंदे को दे दिया, जो चेस खेल रहा था। उसने प्रोफेसर को रोक कर कहा कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और स्टेशन पर मैंने भी फादर को देखा था क्रॉस बनाते हुए। ये एक नॉर्मल चौक है, तो ये उस क्रेट पर चला क्यों नहीं। प्रोफेसर ने कहा छल, इल्यूजन था सब। यहाँ वेल्स ने बैगेज मैन को घूस देकर बोला कि आज रात इसे खोल कर देखना और मुझे बताना कि इसमें क्या है, और पैसे दूंगा। उस ट्रेन में एक लेडी चढ़ी हुई थी जिसके पास टिकट नहीं थी, इसलिए वो टीसी से छुपने के लिए वेल्स के कंपार्टमेंट में चली गई, और इत्तेफाक से प्रोफेसर की सीट सेम कंपार्टमेंट में थी। तीनों को 2 सीट्स में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। रात को बैगेज मैन उस क्रेट को खोलने में लग जाता है, और इस दौरान वो सीटी बजा रहा था। कुछ स्क्रूज खोलने के बाद वो अंदर देख पा रहा था। इसके बाद वो कुछ काम से वहां से चला जाता है। तब आदि एक हाथ निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि बाहर ताला लगा है। वो ताला तोड़ने के लिए आसपास कुछ खोजने लगता है, और उसके हाथ एक कील लगती है, जिसे वो ऐसे मोड़ता है जैसे कोई खिलौना। लेकिन जब वो ताला खोल रहा था तब बैगेज मैन उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आदि की लाल ग्लोइंग आंखों में आंखें डालते ही
उसके आंख, नाक और मुंह से खून निकलने लगा, आंखें वाइट हो गई और उसकी स्टोरी का दी एंड हो गया। इसके बाद आदि भी सेम वही सीटी की धुन बजाता है और बाहर निकल आता है। इसका मतलब ये आदि जैसा भी मानव है, इसके पास बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस है जिससे ये सामने वाले को इमिटेट या उसकी नॉलेज को अडेप्ट कर पाता है, वो भी नॉर्मल इंसानों से बहुत तेज। खैर यहाँ अलिंका और फादर दोनों को ट्रेन में कुछ इविल फील हो रहा था और वो ये बात आयरीना को बताता है। और हाँ, ये फादर आयरीना और उसके हस्बैंड काउंट मारियन के लिए काम करता है। उसके वार्निंग से उन दोनों को घंटा नहीं कुछ फर्क पड़ता है, तभी उन्हें भी वो सीटी की धुन सुनाई देने लगती है। जल्द ही मीरो को बैगेज मैन के गायब होने की खबर मिल जाती है और साथ ही खुले हुए स्क्रूज भी। वो समझ गया था कि ये स्क्रूज प्रोफेसर के क्रेट के हैं, इसलिए प्रोफेसर को बुलाया जाता है और प्रोफेसर ये जानकर नाराज था कि उसके क्रेट को खोला गया था। यहाँ पर वेल्स कहता है कि मैंने बैगेज मैन को इसे खोल कर देखने को कहा था क्योंकि मैं बस थोड़ा क्यूरियस था और कुछ नहीं। इससे मीरो समझ गया था कि अंदर जो था उसी ने कुछ किया है, इसलिए मीरो के लोग प्रोफेसर को घेर कर उससे क्रेट की चाबी मांगते हैं, लेकिन प्रोफेसर उस चाबी को बाहर फेंक देता है। फिर भी वो जैसे तैसे क्रेट खोल लेते हैं और अंदर उन्हें बैगेज मैन की लाश मिलती है। प्रोफेसर ने कहा अंदर बस एक फॉसिल था 2 मिलियन साल पुराना, आधा एप आधा ह्यूमन, वही आदि मानव। वेल्स ने कहा मतलब तुम ये कह रहे हो कि एक 20 लाख साल पुराने आदि मानव ने इस क्रेट को खोलकर इस बंदे को मारकर अंदर रखकर सब कुछ साफ सुथरे तरीके से लॉक कर दिया। बढ़िया राग है। इसके बाद सोल्जर्स पूरे ट्रेन में आदि को खोजने निकल जाते हैं। आदि एक कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था जहां बच्चे भी थे, लेकिन उसने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद उसने एक सोल्जर को लपेटे में ले लिया और उसकी आवाज सुनकर दूसरा सोल्जर जल्दी से वहां गया तो उसे सोल्जर की लाश मिली, फिर से सेम स्टेट में, आईज वाइट एंड ब्लडी, और वहां का दरवाजा खुला हुआ था ताकि ऐसा लगे कि आदि यहाँ से कूदकर भाग गया। वेल्स और बिना टिकट वाली लेडी डिनर कर रहे थे, तभी वो चेस प्लेयर साइंटिस्ट भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तभी वहाँ मीरो आया जिसने वेल्स को अपने साथ चलने को कहा बैगेज मैन की ऑटोप्सी करने के लिए, इसलिए वेल्स ने मदद के लिए मिसेस जोन्स को भी साथ ले लिया। मीरो के मुताबिक आदि मानव ट्रेन से कूद चुका है। खैर वेल्स और जोन्स अपने काम पर लग जाते हैं। वेल्स सबसे पहले बैगेज मैन के स्कल को खोलता है, जिसे खोलने पर उन्हें उसका ब्रेन दिखता है जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन था, एकदम स्मूथ था, लेकिन इंसानी ब्रेन का सरफेस रिंकल्ड होता है मेमोरीज और लर्निंग्स को होल्ड करने के वजह से। लेकिन उसका ब्रेन ऐसा था जैसे किसी ने उसकी सारी याददाश्त, गुण, विद्या, शिक्षा सब निचोड़ ली हो, जैसे ब्लैक बोर्ड से चौक को मिटाया जाता है, ठीक वैसे। खैर उनके जाने के बाद आदि ट्रेन की छत से वापस अंदर आ गया और उसने भी उसकी खोपड़ी खोल कर देखी। यहाँ वेल्स के साथ वाली लेडी बाथरूम के बहाने बैगेज कार में पहुंच गई वहां की सेफ से सामान चुराने, और हमें पता ही है कि आदि भी यही है। उसे पता नहीं कैसे सेफ का कोड पता था जिसके मदद से उसने सेफ खोल लिया और उसमें काउंट मारियन का सामान पड़ा था जो शुरू में आयरीना ने दिया था, वही वाला। खैर उसे चुरा कर वो कहीं जा पाती उससे पहले ही आदि ने उसका अंत कर दिया। और यहाँ म्यूजिक सुनो। काफी देर बाद जब वो लौटी नहीं तो वेल्स उसे खोजने बाथरूम के पास गया जिसका दरवाजा तो खुला हुआ था, इसलिए वो उसे बैगेज कार में खोजने गया जहां आदि ने उसे बस जकड़ ही लिया था। लेकिन एंड टाइम पर मीरो वहां आ गया। उसने आदि को शूट करके मार दिया, लेकिन आदि ने जाने से पहले पता नहीं मीरो के साथ क्या किया कि वो बेहोश हो गया। आवाज सुनकर सब वहां पहुंच गए। प्रोफेसर ने आदि को मरा हुआ देखकर बोला खैर कुछ देर बाद जब मीरोव को होश आया तब प्रोफेसर उससे मिलने पहुंचा। उसने बताया कि वो जो लेडी थी बिना टिकट वाली, वो एक इंटरनेशनल स्पाई थी, इसलिए उसके पास सेफ खोलने का जुगाड़ था। उसने बोला कि मैंने और वेल्स ने उस लेडी की ऑटोप्सी करी और उसका ब्रेन भी बैगेज मैन की तरह स्मूथ और प्लेन था। ये देखकर उसने एक थ्योरी बनाई जिसके मुताबिक वो जो क्रीचर था आदि, उसके पास दूसरों के ब्रेन को आंखों के थ्रू अब्सॉर्ब या सक करने की एबिलिटी थी, और यही
यही उनका सबसे पहला क्लू था, आंखें वाइट हो जाना। मीरोव ने कहा फिर तो उसे तुम्हारा ब्रेन चूसना चाहिए था, एकदम विद्वान बन जाता। प्रोफेसर ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या हो कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था जहाँ उसे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग लोगों के ब्रेन को एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाए। उस क्रीचर का मकसद क्या है वो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऐसा क्रीचर जो लाखों सालों से जिंदा है वो 4 गोलियां लगने से नहीं मरने वाला। तभी टीसी वहां मारियन का सामान लेकर आया जो सेफ में था और ये उसे उस क्रीचर के पास मिला। मीरोव ने उसे रख लिया। कुछ देर बाद मीरोव ने मारियन को उसका सामान दे दिया और उसने कहा अब कोई खतरा नहीं है, वो जानवर मर चुका है। फादर ने बोला तुम्हें लगता है तुम शैतान को गोलियों से मार सकते हो, वो अब भी जिंदा है और यही है। ये सुनते ही मीरोव ने जीसस के एक फोटो को देखा और तभी वो फोटो नीचे गिर गई। यहाँ ये तीनों आदि की आंख को निकाल कर लाए और उसकी फ्लूइड को निकाल कर देखने से उन्हें उसमें आदि द्वारा देखे गए हर चीज की पिक्चर दिख रही थी, जैसे कि कुछ डायनासोर जिनको लाखों सालों पहले देखा था और आखिरी बार मीरोव को देखा था उसने। और इससे वो समझ गए थे कि आदि की मेमोरी उसके ब्रेन में नहीं बल्कि उसकी आंखों में स्टोर होती थी। लेकिन एक ट्विस्ट अभी आने वाला है, तैयार रहना। हम देख पाए कि कोई तो आदि की लाश में आंख खोज रहा था जिसका एक हाथ आदि की तरह था और एक हाथ इंसानी था। यहाँ ये लोग आदि की आंख के अलग अलग जगह से फ्लूइड लेकर देख रहे थे जिसमें उन्हें अर्थ की फोटो दिखी, जैसे किसी ने स्पेस से वो फोटो ली हो या कहो कि आदि ने स्पेस से अर्थ को देखा हो। ये चीज वहां आकर आयरीना और फादर ने भी देखी और फादर फिर से गॉड और डेविल वाली बकबक करने लगा। इतने में ट्रेन एक टनल में घुस गई जिससे अंधेरा हो गया और जब उजाला हुआ तो फादर उस आंख को लेकर वहां से गायब हो चुका था। सब उसे ढूंढने में लग गए। मिसेस जोन्स उसे खोजते हुए पहुंची बैगेज कार में जहां उसे मीरोव मिला। जोन्स ने उसे भी फादर को खोजने को कहा, लेकिन मीरोव का प्लान कुछ और था क्योंकि वो बंदा ही कोई और था। यहाँ पर जोन्स का भी काम हो गया क्योंकि मीरोव या कहो वो चीज जो पहले आदि के अंदर थी उसने नैनो से बाण चला दिया। कुछ समझे, आदि तो बस एक होस्ट था, असल में उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग का कॉन्शियसनेस था या सिंपल भाषा में कोई एलियन इंटेलिजेंस उसे एक होस्ट की तरह यूज कर रहा था। आदि तो बस एक मोहरा था, एक जरिया था और अब उसने मीरोव को अपना होस्ट बना रखा है। लेकिन मीरोव की कॉन्शियसनेस अभी काम नहीं कर रही, वो एलियन ही अभी एक्शन में है। शरीर में आत्मा घुस जाने वाला कॉन्सेप्ट, जब तक शरीर में कोई बुरी आत्मा घुसी हुई है तब तक शरीर को वो आत्मा ही कंट्रोल करेगी। इस एलियन इंटेलिजेंस की कोई फॉर्म नहीं है, इसे जिसका शरीर मिल जाए उसे ये होस्ट की तरह यूज करके अपना काम निकलवा लेती है। अभी आपके मन में बहुत से थॉट्स और सवाल आ रहे होंगे जिनके बारे में हम एंड में बात करेंगे। फिलहाल स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फादर भी वहीं छुप कर ये सब देख रहा था और उसकी भाषा में अपने सामने शैतान को देखकर उसकी हवा निकल गई और उसने अपनी जान की भीख मांगी और उसे उसकी आंख दे दी। लेकिन एलियन ने वो आंख आग में डाल दी, जिससे साफ होता है कि ये इंटेलिजेंस अपनी सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर चलती है, चाहे जिस भी शरीर में जाए। हाँ, बस अपनी मेमोरीज पुराने शरीर के आंखों में छोड़ देती है। एलियन ने उसको मारा नहीं क्योंकि फादर से उसे कोई नॉलेज प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसने बच्चों को भी नहीं मारा था। तभी वहां हर कोई आ गया और एलियन ने कहा एक और मर्डर हो गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर और वेल्स साथ मिलकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। प्रोफेसर का सवाल था कि अगर आदि मर गया है तो जोन्स को किसने मारा। एलियन ने पूछा तुम्हें क्या लगता है। प्रोफेसर ने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने टीसी को अगले स्टेशन पर रुकने को बोल दिया है। तभी एलियन टीसी के पास पहुंचता है जो अगले स्टेशन पर भेजने के लिए टेलीग्राम लिख रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एलियन ने उसे मारकर ठिकाने लगा दिया। और हाँ, ये जब भी शिकार करता है अंधेरे में करता है, जैसा कि हर बार इसने किया और अब टीसी को मारते हुए भी। यहाँ फादर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें सर्व करने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आपको लगता है एलियन को इसकी हेल्प चाहिए? खैर, फिर वेल्स और प्रोफेसर ने सबके आंख चेक करना शुरू किए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ पता चले, लेकिन एलियन के आंख में भी कोई फर्क नहीं था। तभी साइंटिस्ट ने कहा कि हमें किसी एक्सरे वगैरह से चेक करना चाहिए। ये सब ट्रेन में पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन ये सुनकर एलियन ने मन ही मन कहा साला बहुत उछल रहा है, रुक। यहाँ अगले स्टेशन पर सबको खबर हो गई थी कि ट्रेन 14 मिनट में आने वाली है और ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद प्रोफेसर ने देखा कि टीसी ने जो टेलीग्राम लिखा था वो तो वहीं पड़ा हुआ है और टीसी खुद गायब है। फिर एलियन पहुंचा साइंटिस्ट के
पास और उससे अर्थ की ग्रेविटी और भी कई चीजों के बारे में पूछने लगा। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर तुम्हें और ज्यादा जानना है तो मैं तुम्हें मेरे एक टीचर से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हें डिटेल में सब कुछ सिखा देंगे। बस यही तो इसे जानना था कि इस साइंटिस्ट से उसे कुछ फायदा होगा या नहीं। जैसे ही फायदा दिखा वैसे ही साइंटिस्ट का भी गेम हो गया। उसके साथ एक अमेरिकन लेडी बैठी थी जो कि गहरी नींद ले रही थी। उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। बड़े स्मूथली वो किलिंग्स करते हुए अपने काम को अंजाम देता जा रहा था। इसके बाद वो पहुंचा प्रोफेसर के पास। उसने प्रोफेसर से इन मर्डर्स का कारण पूछा तो प्रोफेसर ने उसे अब तक मिले सारे सबूतों और सुरागों को जोड़कर एक थ्योरी बताई। और प्रोफेसर बिल्कुल सही था। लाखों सालों पहले एक इंटेलिजेंस अर्थ पर आई। वो वातावरण को अडेप्ट करने के लिए अर्थ के किसी क्रिएचर में रहने लगी जिसको वो फॉसिल समझकर अपने साथ ले आया। उसने यानी मीरोव ने जिसको मारा वो बस एक होस्ट था और अब वो इंटेलिजेंस किसी दूसरे बंदे को होस्ट बनाकर यहीं इसी ट्रेन में आजाद घूम रही है। ये थी प्रोफेसर की थ्योरी जो कि एकदम सटीक थी। एलियन ने भी उसकी तारीफ करी। अब बस उन्हें ये खोजना था कि एलियन है किसके अंदर। एलियन ने कहा कि अगर तुम दोनों में से कोई एलियन निकला तो What if one of you is the monster? Monster? They're British, you know. मेकर्स को भी पता है ऑडियंस समझदार है। इसके बाद वेल्स और प्रोफेसर साइंटिस्ट के कंपार्टमेंट में गए जहां उस अमेरिकन लेडी ने उन्हें बताया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया और जब वो उठी तब लाइट्स ऑफ थे। यहाँ से प्रोफेसर ने सेंस बनाया कि जब उन्होंने आंखों को चेक किया था तब वहाँ की लाइट्स ऑन थी, इसलिए वो एलियन को पकड़ नहीं पाए। कुछ ही देर में ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर रुकी और कुछ सोल्जर्स और एक कौसे का कैप्टन कजान भी ट्रेन पर चढ़ गए। कजान ने सबको जबरदस्ती एक जगह बुला लिया लेकिन काउंट और काउंटेस को वो ऑर्डर नहीं दे सकता, इसलिए वो उन्हें वापस भेज देता है। इसके बाद वो अमेरिकन लेडी उसे बताती है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर हमें ट्रेन से उतरने नहीं दे रहा। कजान मीरोव से पूछताछ करने लगा तो फादर इधर उधर की बातें बोलकर एलियन को बचाना चाह रहा था लेकिन उसे उसकी सजा बराबर मिली। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर ने कुछ सेकंड्स के लिए लाइट बंद किया जिस दौरान एलियन की आंखें ग्लो हो गई। एलियन ने एक को घायल कर दिया लेकिन कजान ने उसे स्टैब करके 2-3 गोलियां मार दी और एलियन वहां से भाग गया। फादर भी उसके पीछे हो लिया। वो एलियन से उसके बॉडी में आने की भीख मांग रहा था और एलियन ने ऐसा ही किया। उसने मीरोव की बॉडी छोड़कर फादर की बॉडी पकड़ ली और सबसे पहले उसने पूरे ट्रेन की लाइट काटी। प्रोफेसर और वेल्स सारे पैसेंजर्स को बैगेज कार में जाने को कहते हैं। मीनवाइल कजान और सोल्जर्स एलियन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन अचानक पीछे से आकर उसने बंदे के बंदे बिछा डाले। कजान को उसने सबसे आखिर में मारा। इसके बाद वो पहुंचा मारियन और आयरीना के पास लेकिन उसने मारा सिर्फ मारियन को ही क्योंकि एक तो मारियन से उसे कुछ नॉलेज मिल सकती थी और दूसरा ये कि मारियन फादर को नौकर की तरह ट्रीट करता था। दोनों का विन विन हो गया। आयरीना को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि फादर आयरीना से प्यार करता था और एलियन को उससे कुछ बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। खैर तभी प्रोफेसर वहां लाइट और शॉटगन के साथ पहुंच चुका था। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और यहाँ पर एलियन ने वही बताया जैसा प्रोफेसर ने सोचा था कि वो बस एक एनर्जी का फॉर्म है जिसने उस ढांचे को पहन रखा है। वो किसी दूसरे गैलेक्सी से आया है और वो यहाँ अकेला नहीं आया था। उसके साथ उसके जैसे और भी आए थे, वो तो चले गए लेकिन ये पीछे रह गया जो कि एक एक्सीडेंट था। उसने सरवाइव किया अलग अलग ढांचे पहनकर जैसे मछली, जंगली जानवर। इस प्लेनेट अर्थ का इतिहास उसका भी एक हिस्सा है। यहाँ तक तो उसने मानने लायक बातें बोली लेकिन फिर वो कहने लगा कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मौत, बीमारी, दर्द, भूख खत्म करना सिखा सकता हूँ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब इंसान है, एलियन नहीं है तेरी तरह। जब प्रोफेसर नहीं माना तो वो अपना पूरा पावर लगाकर उन सब को जिंदा करने लगा जिनको उसने अभी तक मारा था और ये सीन तगड़ा था। सब ज़ॉम्बीज की तरह उठ खड़े हो रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि वो देख नहीं सकते थे, इसलिए जैसे तैसे वो दोनों वहां से बचकर निकल पाए। वो दोनों पहुंचे बैगेज कार तक और उनके पीछे अंधे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे, इसलिए वेल्स और प्रोफेसर अपने कोच को ट्रेन से डीकपल करने लगते हैं। और हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं
कि ये ट्रेन शंघाई से मॉस्को जा रही थी। तो अगले स्टेशन पर मॉस्को से खबर आई थी कि ट्रेन को मॉस्को तक नहीं पहुंचने देना है। एक बार को टेलीग्राफिस्ट हैरान थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ऐसा किसी वॉर को रोकने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्विचिंग पॉइंट को चेंज कर दिया, जिससे ट्रेन डेड एंड की तरफ बढ़ने लगी। और ये देखकर एलियन की फट रही थी और ट्रेन के नीचे गिरते ही सब कुछ फट गया। बस बच गए तो सारे पैसेंजर्स। दोनों ने समय रहते ट्रेन से खुद को अलग कर लिया और दोनों हीरो बन गए। बस यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो उस एलियन का आखिर मकसद क्या था? क्या वो अर्थ पर राज करना चाहता था, या फिर हर एक से उसकी बुद्धि लेकर सबसे बड़ा बुद्धिजीवी बनना चाहता था? नहीं, सबकी बुद्धि ले लेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, और कोई बचेगा ही नहीं तो राज किस पे करेगा? अंधे ज़ॉम्बीज़ की झुंड पर? उसका मकसद ये था कि मैं बस इतनी नॉलेज इकट्ठी कर सकूं जिससे मैं खुद के लिए एक स्पेसशिप बना पाऊं और वापस अपने गैलेक्सी लौट पाऊं। क्योंकि एलियन ट्रेन में मौजूद साइंटिस्ट से ग्रेविटी और साइंस से रिलेटेड चीजें पूछ रहा था, और उसका ऐसा करना भी उसके स्पेसशिप वाले थ्योरी की तरफ इशारा करती है। और ये थ्योरी मेरी नहीं है, मूवी की है। खैर, लेकिन एलियन बेटा, अब भी तुम बहुत जल्दी कर दिए। अब भी इंसान दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचा नहीं है, तो और 100-200 साल वेट कर लेते। इतना सब होने के बाद हमें समझ आता है कि प्रोफेसर शुरू में क्यों कह रहा था कि जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद को ठहराता हूँ। सोचो, जब प्रोफेसर उसे बताने गया था कि हमने स्पाई के ब्रेन को देखा था, वो भी बैगेज मैन की तरह प्लेन निकला, जिससे वो इस थ्योरी पर आया था कि एलियन ब्रेन सकर है। तब मीरोव ने नहीं, एलियन ने उससे पूछा था कि एलियन ने तुम्हारा ब्रेन क्यों नहीं सक किया। तब प्रोफेसर उसे उसी की सोची चीजें बता रहा था। एक बार देखने के बाद अब जब इस फिल्म को दोबारा देखोगे तब जो आपका नजरिया बदलेगा ना, नेक्स्ट लेवल। एक और सवाल, चौक क्यों नहीं चला? फादर का चौक क्रेट पर क्यों नहीं चला? इसका जवाब मेरे हिसाब से तो यही है कि उस कपड़े पे कुछ लगा होगा, या फिर उस कपड़े पे वो चौक चलता ही नहीं होगा। बहुत से रीजंस होते हैं, चौक हर सरफेस पर नहीं चलते। एक चीज या सवाल जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है वो ये कि जब आदि से एलियन मीरोव के अंदर आया तो मीरोव का एक हाथ आदि के जैसा हो चुका था, लेकिन एलियन जब मीरोव से फादर के अंदर गया तब ऐसा नहीं हुआ। इसका जवाब आपको कहीं से पता चले तो कमेंट्स में जरूर बताना। एक शॉकिंग चीज बताऊं, प्रोफेसर के मुताबिक वो फॉसिल 2 मिलियन साल पुराना था, लेकिन हमने देखा था कि आई फ्लूइड में डायनासोर्स और अर्थ की भी पिक्चर थी, और डायनासोर आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले ही लुप्त हो चुके थे। इसका मतलब सोचो वो इंटेलिजेंस और कितने सालों से अर्थ पर सरवाइव कर रही है। डैम। इसका बजट था $3 लाख और इसकी कमाई का तो पता नहीं, लेकिन इतने कम बजट के साथ फिल्म में क्रिस्टोफर ली, पीटर कुशिंग और टेली सैवलेज जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स थे, और इस बात से प्रोड्यूसर बर्नार्ड गॉर्डन बहुत खुश थे। लेकिन शूटिंग से पहले कुशिंग ने इस रोल के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हाल ही में उनकी वाइफ की डेथ हुई थी और उन्हें उससे उभरने में काफी समय लग रहा था। जब ली को ये बात पता चली तो उन्होंने कुशिंग के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और वो उनको अपने पुराने समय की याद दिलाते थे जब वो दोनों एक साथ एक फिल्म में काम किया करते थे। इससे कुशिंग को मेंटली तो हेल्प मिला ही, और उससे इम्पोर्टेंट कि मुश्किल वक्त में एक सच्चे दोस्त का साथ मिला, और फिर फाइनली उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कर दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं इन दोनों के बारे में, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। खैर, जाने से पहले याद दिला दूं कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना ऐसी और मजेदार हॉरर वीडियोस देखने के लिए। आपका हॉरर होस्ट एंड गोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।